बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज जी चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन्स आपको समझा रही हूँ। पीपीटी तो नहीं बनाई, ज़ाहिर है कि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था, लेकिन चलें कोशिश करते हैं कि बुक से समझा दिया जाए। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जी आपका आ गया। ये सबसे पहले जी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ रहा है, लेकिन जी हमने ये पढ़ रखा है, इसको मैं बाद में बताती हूँ एट द एंड कि आप डिफरेंस कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस पे बाद में आते हैं। हम सबसे पहले आ जाते हैं जी अल्कीन्स की प्रिपरेशन। ठीक है, अब सवाल उठता है कि वो क्यों छोड़ दिया। वो डिफरेंस हमने थोड़ा सा यूनिक बात करनी है, जो आपको पता नहीं है, वो थोड़ी सी वो बात कर लेंगे। चलें जी अल्कीन्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि अल्कीन्स की प्रिपरेशन हम देख लेते हैं कि अल्कीन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। हम जानते हैं कि अल्कीन्स का मतलब क्या होता है जी, डबल बॉन्ड होता है। ठीक हो गया, हम जानते हैं कि अल्कीन्स का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सही हो गया, सबको समझ में आ रही है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कहते हैं। अब अल्कीन्स की प्रिपरेशन के यहाँ पर दो मेथड्स बताए हुए हैं। पहला तो है कि बाय क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन्स। क्रैकिंग का मतलब ही भाई समझ में आ रहा है कि क्रैक करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, क्रैक का मतलब ही ब्रेक डाउन करना। और ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो लार्ज अल्केन्स को, अल्केन्स का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सबको पता है ना, ये आपने 9 में पढ़ा है, तो दोबारा देख लें। क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लार्ज अल्केन ज़ाहिर है क्रैक करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, लार्ज अल्केन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे। लेकिन क्रैकिंग दो तरीके से होगी। एक तो हाई टेम्परेचर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि थर्मल क्रैकिंग। आप हेडिंग डाल लें जी, यहाँ पे हेडिंग डाल लें। एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने देखा था कि वो आ रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि क्रैकिंग किस तरह से हो सकती है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल दी कि भाई थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, ये एक हेडिंग हो गई। और लाइनें से पढ़ लें, रीडिंग कर लें, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने जो है ना इसको जो है रट्टा मारना है। तो हमने देख लिया क्रैकिंग का मतलब है ब्रेक डाउन, लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे। और ज़ाहिर है लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगेगा, 450 टू 750 डिग्री सेल्सियस लगेगा, और हाई प्रेशर के अंदर ये काम होगा। ठीक है, उसको हीट करेंगे। ये रहा, लार्ज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर। यानी अगर डीकेन ले रहे हैं, कार्बन 10 है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ज़ाहिर आपने प्रैक्टिकली तो होता देखा नहीं है। डीकेन है तो वो 8 कार्बन यानी कि अल्केन में, और साथ में इथीन यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ब्रेक होगा। सबको याद हो गया। तो पहला काम क्या होगा थर्मल क्रैकिंग में। थर्मल का मतलब ये कि हीट प्रोवाइड की जाएगी, टेम्परेचर 450 टू 750 डिग्री सेल्सियस, हाई प्रेशर, और डीकेन कन्वर्ट होगा ऑक्टेन और फिर इथीन के अंदर। सेकंड जो है आपकी क्रैकिंग का जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। ये रही हेडिंग। ठीक हो गया, कैटालिटिक मेरे लिखने से अच्छा है, गंदा सा लिखने से अच्छा है कि मैं इसको हाईलाइट ही कर दूं। कैटालिटिक क्रैकिंग बात समझ में आ रही है। क्रैकिंग का मतलब है ब्रेक डाउन। ऑब्वियसली लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन आपकी बार कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो कि जियोलाइट। ठीक हो गया, जियोलाइट आपका जो है यूज़ होगा, ज़ाहिर है, लेकिन टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई होगा, 550 डिग्री सेल्सियस, और जियोलाइट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसका भी कुछ रोल है कि स्पीड अप तो केमिकल रिएक्शन कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर को भी बैलेंस किए हुए। तो डोडिकेन यानी कि कार्बन जो है 12 है। ठीक है, कार्बन 12 है, और अगर आप 26 भूल जाएं तो कार्बन 12 अल्केन बना के हाइड्रोजन को कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर कार्बन 12 है, एक तो आपका लाजमी अल्केन बनेगा। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हमें मिले हैं, जिसमें एक तो आपका अल्केन बनेगा और दूसरा जो है ना डबल बॉन्ड के साथ होगा, जैसे कि हेप्टीन बनेगा। ठीक हो गया, ये आपको याद होना चाहिए, और फार्मूला भी याद होना चाहिए। पेंटेन 5 कार्बन और 5 कार्बन बना के हाइड्रोजन आप गिन लेंगे, और आपको फार्मूला भी आता है अल्केन का CnH2n+2। ठीक है, तो आप फार्मूला भी लगा देंगे। तो ये रट्टे वाली चीज़ है थोड़ी सी। हेप्टेन है, अगर 7 कार्बन है तो 5 में ब्रेक हुआ, और 2 में 5 और 2 7 होगा। ठीक है, यानी कि पेंटेन बनेगा और साथ में इथीन बनेगा। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस था ये क्रैकिंग का। ये यानी कि अल्कीन्स की प्रिपरेशन का पहला मेथड है क्रैकिंग, जिसके अंदर थर्मल क्रैकिंग और दूसरा है कैटालिटिक क्रैकिंग। आगे पैराग्राफ में बढ़ जाएँ तो कह रहा है कि क्रैकिंग गिव्स अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स। ऑब्वियसली हमने लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फ्रेगमेंट्स, स्मॉल हाइड्रोकार्बन से ब्रेक किया था। ठीक है, साथ में हमारे पास अल्कीन्स भी आए थे। और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हम सब जानते हैं कि ये वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब है फ़ौरन उड़ जाते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। ठीक है, जब भी ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये MCQs में आ सकता है कि वाई इट इज़ ईजियर
टू यूज़ द हाइड्रोकार्बन्स एज अ फ्यूल के तौर पे हम क्यों यूज़ करते हैं? तो दो प्रॉपर्टी हो गई, एक दे आर वॉलेटाइल इन नेचर, दूसरा दे हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स वाई दे आर बेटर यूज इन द फ्यूल्स। चाहिए उसके बाद आ जाते हैं देयर कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड एंड दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम। ठीक है, कंबशन कंट्रोल्ड कंबशन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है इसमें से जनरेट होती है। अब ये देखें, अगर आप यहाँ देखें तो दिखाना चाह रहा है बस कि जब हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीडेशन उसकी होती है, यानी कि जब इसकी कंबशन रिएक्शन जब हम अल्केन का ऑक्सीजन की में कराते हैं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट मिलती है। हमेशा याद रखें एक चीज़, ये वाली चीज़ कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये चीज़ अभी दोबारा आएगी, मैं दोबारा इसको रिकॉल कर दूंगी। ये चीज़ क्या चीज़ है? जब भी हाइड्रोकार्बन, अब चाहे कार्बन 2 कार्बन 5 हो, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइंस हो, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन। जब भी आप कंबशन रिएक्शन करेंगे, कंबशन का मतलब है कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा, यानी बर्निंग प्रोसेस। तो जब भी हाइड्रोकार्बन, यहाँ ये फार्मूला लिखे में आप लिख दें, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर होगा, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो इतनी लाइनें सिर्फ आपको रीड करनी है, रिएक्शन आपने याद करनी है, टेक्स हार्डली 2 to 3 मिनट्स हार्डली। सेकेंड प्रिपरेशन है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबको पता है कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन डी लफ्ज़ जब भी आए इसका मतलब है केमिस्ट्री के अंदर, डी का मतलब है रिमूवल। अच्छा, हाइड्रेशन का मतलब सबको पता है, हाइड्रेटेड कहते हैं ना, स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर, तो रिमूवल ऑफ वाटर है। सही, क्या रिमूव करने जा रहे हैं हम? वाटर। सही हो गया, सबको पता चल गया, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि रिमूव करना है वाटर, लेकिन कंपाउंड क्या होगा? अल्कोहल। तो कंपाउंड आपने लेना है अल्कोहल और उसमें से पानी को रिमूव कर देंगे। अब ऑब्वियसली जब पानी को रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ता है, ऐसा एजेंट जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। एक तो ये है एल्यूमिना, ठीक है, इसका नाम है एल्यूमिना, इसका फार्मूला है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। सबको फार्मूला याद हो गया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फार्मूला मेकिंग सिखाया हुआ है मैंने वीडियोस में। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ठीक है, और एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3, क्योंकि एल्युमिनियम तीसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो फार्मूला बनाते हुए 3 नीचे आ गया और 2 एल्युमिनियम के पास आ गया, क्रॉस करते हैं ना, 2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। सही है, तो ये हमारे पास आ गया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल वाला कंपाउंड लिया, कैटलिस्ट हमने डाला एल्यूमिना, या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी जा सकता है, भी नीचे आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। एल्यूमिना Al2O3 340 to 450 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद होना चाहिए। पानी को रिमूव करना है, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकलेगा, तो इतने टेम्परेचर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये देखें बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड बीच से टूटेगा तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये देखें कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और ये क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। ये देखें डबल बॉन्ड बन गया। और ये H और OH का भी ज़ाहिर है बॉन्ड ब्रेक हुआ था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और OH का इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना देगा? वाटर। तो वाटर हमारा रिलीज हो गया और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे कार्बन के, ये इथीन बन गया। अब तो हमने ये पढ़ लिया बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल वाला कंपाउंड मिलेगा और उसमें से पानी निकाल लेंगे। एक बात अपने ना जहन में बिठा लें, इस फार्मूले का नाम है इथेनॉल। सबको पता है OH फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसका नाम ओल पड़ गया। 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड, तो इथेन का ई हटा के फंक्शनल ग्रुप OH था तो ओल लग गया। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको यही 2 कार्बन दे, आपको वो 3 कार्बन के साथ भी दे सकते हैं। इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ 4 कार्बन भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई अल्कोहल वाला कंपाउंड है तो यही बनेगा। समझ में आई? डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हम अल्कीन की प्रिपरेशन करें, यानी कि डबल बॉन्ड की प्रोसीजर इज सेम, बस कार्बन की चेन लंबी हो सकती है। चलें, बात को कट शॉर्ट कर रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, ना सिर्फ एल्यूमिना बल्कि फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, यहाँ मैंने पेंसिल से लिखा हुआ भी है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है P2O5, और ये जो लिखा है ये मॉलिकुलर फार्मूला लिखा है, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का, ये सामने लिख दिया है मैंने। इसी तरह ये दोनों ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी इथेनॉल है, ये इन्होंने क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये बात एक ही है, लेकिन अब की बार सिर्फ कैटलिस्ट बदल गया। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और टेम्परेचर 140 से 170 डिग्री का, और चाहे तो आप इसको ओपन चेन फॉर्म में लिखें, ठीक है। इसको हाइड्रोजन 3 लगाने, आप ऐसे लगा लें H, और इसी तरह 3 हाइड्रोजन इस तरह लगा लें, ठीक है। आप यूँ भी लिख सकते हैं, खोल के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलें जी, ये हो गया।
कोई मुश्किल नहीं, आसान है। और ये जो है ना कह रहा है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कह रहा है कि एक कार्बन से OH रिमूव हो रहा है और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन से, एडजेसेंट का मतलब है बराबर वाले, पड़ोस वाली कार्बन से जो है ना आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और पड़ोस वाले कार्बन से आपका जो है ना OH यानी कि एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हो रहा है। ठीक हो गया। और यही एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाता है। ये आप ब्लैंक में एज अ ब्लैंक कर लिएगा। नेक्स्ट आ जाता है तीसरा जो प्रिपरेशन है। देखें, पहला कैटलिस्ट, जो पहला जो था हमारा क्रैकिंग था। दूसरा क्रैकिंग के अंदर भी हमारा पहले थर्मल क्रैकिंग, उसके बाद हमारा आया कैटालिटिक क्रैकिंग जिसमें जियोलाइट यूज़ किया। दूसरा हमारा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और तीसरा और लास्ट हमारा है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजन अल्केन्स। यह हेलोजन अल्केन्स लिखा है, यहाँ आप अल्काइल हैलाइड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेलोजन अल्केन्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं? अल्काइल हैलाइड्स। अब देख लें, बहुत आसान है। डी का मतलब है रिमूवल, क्या रिमूव करना है? हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, यानी एक एडजेसेंट कार्बन से, सुन लें दोबारा बच्चों, एडजेसेंट कार्बन से यानी बराबर वाले कार्बन से, दो एक साथ कार्बन होने चाहिए पड़ोसी। एडजेसेंट कार्बन से एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, दूसरे कार्बन से हेलोजन रिमूव करेंगे। हेलोजन की जगह यहाँ क्लोरीन लिखा है, ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या करना है मैंने फिर से बता दिया। इसका मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन को आपने जो है ना रिमूव करना है। और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, ज़रूरी नहीं है कि KOH यहाँ आपने ऐड किया है। एग्जामिनर आपको यहाँ अल्कोहल और यहाँ पे भी KOH लिख के दे सकता है, फिर परेशान मत होइएगा कि यहाँ क्यों लिख दिया भाई। तो यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट जो है ना अल्कोहलिक KOH यूज़ हो रहा है, वो यहाँ एरो के नीचे भी आ सकता है। और टारगेट वही है, एक कार्बन एडजेसेंट कार्बन से, ये मैंने इस तरह लिख दूँ, 3 हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा। इसको इस तरह आप लिख लें और डिस्प्लेड फॉर्म में ओपन चेन में इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं। चलें, अब आपको समझ में आ जाएगी। आपने यहाँ पे आपने याद रखना है कि अल्कोहलिक KOH डालें तो भी अल्कीन्स बनते हैं। एक कार्बन से ये देखें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया, डबल बॉन्ड आ गए। और यहाँ पे एक एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एडजेसेंट कार्बन से क्लोरीन यूज़ हुआ, जिसे कह रहे हैं कि हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे ही एडजेसेंट कार्बन से आपका हेलोजन रिमूव हुआ। ये तो आपको समझ में आ गई। बॉन्ड ब्रेक हुए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गए। उसके बाद क्या बनेगा? KCl बन जाएगा साथ में। ठीक है, ये रहा KCl बन जाएगा, KCl साथ में H और OH क्या बना देगा? पानी बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है। नीचे देखें, यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट है। अच्छा, लाइनें देखें, आप याद नहीं कर रहे, जस्ट यू हैव टू रीड इट, और कुछ भी नहीं। सेम एलिमिनेशन रिएक्शन है ये भी। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H ये रहा, ऊपर एक H लगा देंगे। ठीक है, तो एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव और दूसरे कार्बन से OH रिमूव, तो वाटर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। सेम प्रोसीजर है। ठीक हो गया। ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो पानी रिमूव हो जाएगा। अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या बन जाएगा? KBr बन जाएगा। सही है, अल्कीन बनाना है तो एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया और एक कार्बन से Br रिमूव किया। ये समझ आ रही है ना? ये भी जो हमने ऊपर किया था ये रहा, तो KBr बनेगा, H2O बनेगा और डबल बॉन्ड साथ में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। चलें जी, स्पीड में चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स आ गए। ऊपर जो है फिज़िकल प्रॉपर्टी है, नीचे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सबको पता है। फर्स्ट 3 मेंबर्स जो है इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, दे आर गैसेस। ठीक है, जबकि कार्बन 5 से 15 तक लिक्विड्स होते हैं और हायर जो मेंबर्स हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। और हम जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, क्योंकि अल्कीन्स हाइड्रोकार्बन है, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, बेंजीन। ठीक है, आ जाते हैं जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम अल्कीन्स को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्शन कराएं तो वो हमें क्या देगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझ लें कि क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि इसकी कीमियाई खुसूसियत क्या क्या है। अगर हम अल्कीन का रिएक्शन मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ कराएं तो क्या होगा। तो बहुत कम सब्सटेंसेस के साथ इधर रिएक्शन है, कोई इतना वो मसला नहीं है। देखें इधर, यहाँ पर अगर आप देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली बात जो ये मैंने लिखी है ना, ये हाईलाइट कर लें और इसको अपने जहन में बिठा लें। अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन। अगर आपको ये चीज़ याद रह गई तो बहुत ही आसान काम है। ये रिएक्शन का शॉर्ट है। ठीक है, RXN।
तो अल्कीन गिव्स एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब अगर कोई चीज़ अल्कीन्स के अंदर आप ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी ऑब्वियसली। अब पहला है रिएक्शन विद द हैलोजन। अगर हम अल्कीन्स के अंदर हैलोजन ऐड करते हैं, ब्रोमीन या क्लोरीन ऐड करते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन देता है और अक्रॉस द डबल बॉन्ड ब्रोमीन जो है आके लग जाता है। अब जब हमने ये देखें ये Br कैसे लिखा, अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कितने Br2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये Br2 है ना, आपको सबको पता है हैलोजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, ये रहा Br2। तो अब क्या हुआ, जब आपने ब्रोमीन को, हैलोजन्स को, ब्रोमीन है या क्लोरीन भी आ सकता है, एग्जामिनर क्लोरीन भी दे सकता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि एक बॉन्ड होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और अभी ज़ाहिर है आपको इसकी नॉलेज नहीं आई, आपकी किताब ने नॉलेज दी, लेकिन बस सिर्फ हल्का सा बता देती हूँ। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड जो है ना पाई बॉन्ड होता है। और ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये वीक बॉन्ड होता है, इट इज़ ईजिली टू ब्रेक, ठीक है। जब भी हम कहते हैं कि अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बनिस्बत अल्केन के, क्योंकि दे गिव एडिशन रिएक्शन। अब ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सोचो कि ब्रेक हो गया तो कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन फ्री। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसी तरह ब्रोमीन है Br2, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ब्रोमीन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और ये इधर कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। सही है। अगर मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊँ इस वाले रिएक्शन को, चले ये आ गया बोर्ड। हुआ क्या है, ये लें जी, ओके, ये देखें, ये हमारे पास था अल्कीन। देख लें, साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करती हूँ मैं जितनी मुझसे हो सकती है तो मुश्किल काम, लेकिन लेट्स डू इट। चलें जी, ये आ गया आपके पास अल्कीन। मैं बता रही थी एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं और हम डाल रहे हैं जी ब्रोमीन, है ना। चलें, ये हो गया आपका अल्कीन बना दिया मैंने। इसके अंदर हमने डाल रहे हैं Br2, सबको पता है कि अच्छा प्लस डालना है मुझे, Br2 यानी कि ब्रोमीन डालना है। मैंने इसको ब्रोमीन Br2 को इस तरह लिखा है, सही। अच्छा सा समझ में आ जाएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। ये एरो आ गया। एडिशन रिएक्शन है, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो कार्बन कार्बन को जोड़े हुआ है। दूसरा है पाई बॉन्ड जो वीक कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज़ अ वीक बॉन्ड। कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दिया हमने, ब्रेक किया, ये कार्बन जब ब्रेक करेंगे जाहिर है ये बिल्कुल वैसी ही जैसे टग ऑफ वॉर होती है, बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। अब एक एक इलेक्ट्रॉन सबके फ्री हो गई, यानी कि ये बॉन्ड, अब मैं अगर इसको रिमूव करूँ, अच्छा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ें। इसके बाद ये ब्रोमीन है, इसको ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन के फ्री हो जाएंगे। अब होगा क्या, ये ब्रोमीन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, ये वाला ब्रोमीन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें, ये अब हुआ क्या, एक सिग्मा बॉन्ड तो कायम रहा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कनेक्टेड है। दो हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे हुए, लगा लें भाई, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये रहा, दो हाइड्रोजन लग गए, एक हाइड्रोजन ये भी लग गया। इसके अपने अपने हाइड्रोजन लगा रही हूँ ये जो ऑलरेडी मौजूद है। और ये देखें, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये ब्रोमीन आ गया इसके साथ, सही हो गया। ये ब्रोमीन आया, ज़ाहिर है ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये बॉन्ड बन गया, ये देखें। चलें जी, सही है, ये समझाना चाह रही थी बुक में। अब अल्कीन बेसिकली क्या होता है बच्चों, अल्कीन इज़ अ कलरलेस गैस, ब्रोमीन इज़ अ रेडिश ब्राउन गैस। और जब ये रिएक्शन होता है तो एक कलरलेस कंपाउंड हमें मिलता है। इसका नाम देखें, नाम भी यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ मुश्किल हो जाएगी। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फर्स्ट कार्बन आप इसको भी कह सकते हैं, सेकंड कार्बन इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर सेम। अब नाम क्या देंगे, इसको नाम देने का तरीका होता है 1, कॉमा या UPSC नेमिंग है, कॉमा 1 2, ठीक है, डैश, यानी 1 पर 2 पे ब्रोमो मौजूद है, लेकिन कितनी बार, 2 बार, 1 2, डाई मतलब 2 बार क्या मौजूद है, ब्रोमो, 2 बार क्या मौजूद है, ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो। और पेरेंट चेन का मतलब है कितने कार्बन की है, और सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं, है ना। तो बहुत आसान सा नाम था, 1 2 2 बार है तो डाई ब्रोमो ईथेन। किसी को कोई मुश्किल, तो दिस इज़ अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ये टेस्ट अनसेचुरेशन कहलाता है। अगर वो एग्जामिनर पूछे व्हाट इज़ अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, तो दिस इज़ अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। तो सबको समझ में आ गया। अब बुक के पास हम वापस आ जाते हैं।
चलें, ये सबको समझ में आ गया। अब ये लिखा हुआ भी देख लेते हैं। इथीन कलरलेस गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन विच इज़ कलरलेस बना, और दिस इज़ अ टेस्ट फॉर द अनसेचुरेशन। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना दैट इज़ कलरलाइज, यानी कि ब्रोमीन का कलर डी कलराइज हो गया। डी का मतलब है, डी का मतलब रिमूवल, कलर रिमूव हो गया। दिस इज़ अ सिंपल टेस्ट फॉर द डिडक्शन ऑफ अनसेचुरेशन, ये लाइन पढ़ लेनी है, ठीक है। अल्काइन ऑल्सो गिव्स द सेम रिएक्शन, अल्काइन भी यही रिएक्शन हमें देता है, ठीक है। अब अल्काइन वाले में अगर मैं आपको अल्काइन भी साथ ही बता दूं तो कोई मसला तो नहीं है। मसला इसलिए नहीं, देखें कह रहे हैं कि अल्काइन ऑल्सो गिव्स द सेम रिएक्शन। अभी मैंने अल्काइंस ही पढ़ाना है तो क्या हम अल्काइंस का भी एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। वजह ये है, आ जाएं जी, अल्काइंस का भी देख लेते हैं। वजह क्या है, क्योंकि अभी आगे दोबारा मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे पढ़ा देते हैं। अल्काइन सबको पता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। वाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ये हम अल्काइंस का रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके साथ, सबको पता है अल्काइंस क्या होता है। कि बुक में अल्काइंस की ना प्रिपरेशन नहीं दी हुई, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। अल्काइंस क्या है ये देखें, अल्काइंस को एसिटिलीन भी कहते हैं, ठीक है। ये रहा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये है एसिटिलीन, ठीक है। और अल्कीन को इथिलीन कहते हैं। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बाकी दो बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। दोबारा सुन लें, बाकी दो बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। और ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन, ये जो अल्कीन में आपने पढ़ा था डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन में आपने पढ़ा था डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ तीनों बॉन्ड में से दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा। ये दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड बचेगा। अल्काइंस भी साथ ही करा रही हूँ ताकि भाई एक तीर से दो शिकार, क्योंकि सेम प्रोसेस है। अल्काइन भी अनसेचुरेटेड टेस्ट देता है ब्रोमीन वाटर के साथ, यानी कि अब हम इसका अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करें, Br2 के साथ, है ना बच्चों, ब्रोमीन के साथ हम कर रहे थे Br2 के साथ। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं है, Br2 है ना, डायरेक्ट लिख देती हूँ अब की बार ताकि आपको जो है ना समझ आ जाए। ये नहीं, Br2 ये हमारा अभी Br2 ले लेते हैं। क्या हो गया भाई, दब क्यों नहीं रहा। Br2 रेज़र ही आई जा रहा है, चलो हम देखते हैं ट्राई, हमारा रेज़र क्यों आई जा रहा है। पेन, अच्छा जी, ये पता नहीं सही दबाया नहीं मैंने। Br2, चलें जी, अल्काइंस का रिएक्शन Br2 के साथ। अब आप मुझे बताएं, मैंने अभी आपको बोला अल्कीन हो या अल्काइन हो, दे गिव एडिशन रिएक्शन। बच्चों जब एडिशन रिएक्शन बोलूँ तो ये बात प्रूव है कि कार्बन कार्बन में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ऐड हो जाएंगी चीज़ें आके। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। मुझे बताएं, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये ब्रेक हुआ ना, कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऊपर आ जाएं तो कार्बन का फिर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, 4 हो गए ना। तो ब्रोमीन भी हमें कितने चाहिए होंगे, 4। तो यहाँ आगे लगा देंगे 2, ठीक है। 2 2 4 हो गया। तो 4 ब्रोमीन यूज़ किए हमने और हमने ऐड कर दिए 4 ब्रोमीन को। ये देखें, ये सिंगल बॉन्ड तो ऐसे ही रहा। ये रहे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 जो फ्री हुए थे, 3 4, और उसके साथ 4 ब्रोमीन आ गए। ये रे, ये आ गया ब्रोमीन, Br, ठीक है। ये Br और ये भी Br, ठीक है। ये ब्रोमीन हमारे पास आ गया। तो ब्रोमीन हमें कितने रिक्वायर्ड थे, 4 रिक्वायर्ड थे, सही हो गया। अब ये हमारे ब्रोमीन 4 थे और हर ब्रोमीन अपना अपना ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन लाया, वो मैंने आपको दिखा दिया था। तो यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है किसी को। अब ये आ गया आपके 4 ब्रोमीन। अभी वही चीज़ है, अब यहाँ पे ये कलरलेस गैस है अल्काइन, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर है और ये डी कलराइज्ड हो जाता है। ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डी कलराइज्ड हो गया, यानी कलरलेस हमारे पास प्रोडक्ट आया। और प्रोडक्ट का नाम देख लें ज़रा, 1 एक कार्बन 2 कार्बन। अब सवाल उठता है कि क्या हम इस कार्बन को 1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। अब इसका नाम देखें, 1,1, यानी 1 पे कितनी बार है ब्रोमो, 2 बार है ना बच्चों, 1 1, और 2 पे भी कितनी बार है, 2 बार। तो फिर यूँ लिखेंगे, नाम आपको आने चाहिए 2,2, ठीक हो गया। फिर डैश, मैंने दोबारा बता दूँ, 1 पे 2 बार है ब्रोमो तो 1 को 2 बार लिखा, 1 1। 2 पे 2 बार ब्रोमो हुआ है तो 2 को भी 2 बार लिखा, 2 2। कितनी बार होगा टोटल ब्रोमो, 4 बार। 4 को कहते हैं टेट्रा, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा
टेट्रा 1 1 2 टेट्रा ब्रोमो, और आखिर में पेरेंट चेन का नाम क्या है? पेरेंट चेन से मेरी मुराद होती है कि कार्बन कितने हैं और सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन कहते हैं। तो बहुत ही आसान था, मैंने दोनों एक तरीके से समझा दिए क्योंकि अभी अल्काइंस आने वाला ही है तो मैंने बता दिया। ठीक हो गया, अल्काइंस आने वाला ही है तो मैंने बता दिया आपको 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन। चलें अब इसको रब करते हैं और फिर हम आगे देखते हैं हमारा जी क्या है नेक्स्ट। ओके, अच्छा मैं वहाँ आती हूँ पहले बुक के पास। चलें, ये आ गया। अभी मैंने आपको अल्काइंस वाला ही बता दिया। अब आप कहेंगे अल्काइंस पहले क्यों बता दिए, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ बच्चों कि यहाँ देखें, यहाँ अल्काइंस को बताया हुआ है आगे। अल्कीन्स के बाद ये अल्काइंस आए हम, ठीक है, ये देखें यहाँ बताया हुआ है, इसलिए मैंने आपको एडवांस में बता दिया और दोनों को मैं एक साथ ही पढ़ा दूँगी। सही है, अल्कीन्स अल्काइंस को, तो कोई इशू नहीं रहेगा। अच्छा बच्चों, ये जल्दी से आते हैं रिएक्शन विद KMnO4। अब अच्छा, मैं यहाँ पे लाइनें आपको मैंने बता दी थी ना कि अल्कीन्स हो या अल्काइंस हो, ये दोनों, ये एडिशन रिएक्शन ब्रोमीन वाला दोनों के साथ जाएगा। ठीक हो गया, रिएक्शन विद KMnO4 पे आ जाते हैं। अल्कीन्स अल्काइंस दोनों के अंदर बता रही हूँ क्या होगा ताकि रिपीट ना करना पड़े। अल्काइंस के अंदर रिएक्शन विद KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट है बच्चों इसका नाम, और लाइन आप याद कर लें तो अच्छा है इसको थोड़ा सा कि अल्कीन्स वैसे भी देखने से पता चलता है, ना भी याद करें तो, लेकिन ये वाला पैराग्राफ याद कर लें बिकॉज दिस इज़ अ बायर्स टेस्ट। ठीक है, बायर्स टेस्ट कहलाता है। अगर एग्जामिनर कह दे कि बायर्स टेस्ट लिखो तो ये दिस इज़ अ बायर्स टेस्ट। ठीक है, BAEYERS। ठीक है, ये दिस इज़ अ बायर्स टेस्ट। पूरा नहीं लिख रही हूँ, लिखने लगती हूँ तो गंदा हो जाता है। बायर्स टेस्ट यानी अब आपने अल्कीन का रिएक्शन डाइल्यूट सोल्यूशन 1% डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन से करना है। एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है तो एक्वस का मतलब है पानी डलेगा, आपने खुद से लिखना है। अब KMnO4 और वाटर डला अल्कीन के अंदर यानी कि इथीन के अंदर, आपने क्या करना है? डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन आपने इसके अंदर ऐड करना है। डाइल्यूट का मतलब है पानी भी डालेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, ये मैंने लिख दिया है, और पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल कलर। ठीक है, अब आप सुन लें, अभी मैंने आपको कहा, अभी हम यही पढ़े थे, अल्कीन हो या अल्काइन हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये बॉन्ड ब्रेक होता है। एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक बॉन्ड रह गया। और ये KMnO4 ना बच्चों याद रख लें आप लोग, ये जो KMnO4 है ना, दिस इज़ बेसिकली आपको हायर क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहलाता है। कौन सा रिएक्शन कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और सबको पता है लफ्ज़ ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि टू ऐड ऑक्सीजन। क्या ऐड करना? ऑक्सीजन की एडिशन होती है। तो KMnO4 हमें क्या सप्लाई करता है? ऑक्सीजन। तो KMnO4 ने जब ऑक्सीजन सप्लाई किया तो यहाँ देखें कार्बन के साथ आपने OH बना देना है। तो अब जब आप KMnO4 का मतलब एल्कीन का रिएक्शन KMnO4 के साथ कराते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और इथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि OH दोनों कार्बन पे आ जाते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ठीक है ना, दिस इज़ ऑल्सो द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। ये दूसरा टेस्ट है अनसेचुरेशन का, जिसे बायर्स टेस्ट भी कहते हैं। साथ में यहाँ आप याद रख लेंगे, कोई हाई फाई रूल नहीं है। यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, यहाँ देखें MnO4 पर मैग्नेट किस में चेंज हुआ? MnO2 के अंदर। साथ में जब भी पोटेशियम हो और पानी हो, हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, पोटेशियम और पानी यानी कि मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेस बनता है, KOH आ गया। सही है, आपको याद रहेगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने पढ़ा था सोडियम में पानी डालो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम में पानी डालो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो ये बच्चों ये आपको याद होने चाहिए। इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये एंटी फ्रीज के तौर पे काम यूज़ होता है, ये आपने याद कर लेना है। इथिलीन ग्लाइकॉल आपका प्रोडक्ट बना है। ठीक है, ग्लाइकोल, ये ओल का मतलब ये है कि दोनों कार्बन के साथ यानी कि OL जो आपका फंक्शनल ग्रुप है OH अटैच है। तो ये आपका हो गया। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पे आपके कौन से रेसिड्यूज में ब्रोमीन को ऐड करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करना है, इधर भी ब्रोमीन ऐड कर देंगे। ठीक है, और इधर भी इस वाले कार्बन पे भी ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। नाम क्या पड़ जाएगा? नाम आपको देना आना चाहिए 1 2 डाई ब्रोमो। और कार्बन की कितनी चेन है? कार्बन के जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन पे है, तो 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन आंसर आ जाएगा। इधर आ जाएं तो KMnO4 को पानी के साथ रिएक्शन है, ये देख लें, ये अभी हमने इथीन किया था, ये प्रोपीन दिया हुआ है। बात यही है, OH बनेगा
ये मैं अगर यहीं से बता दूं, यहाँ पे एक और कार्बन अटैच हो जाएगा, ठीक है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल नाम पड़ जाएगा। अब मैं आप सवाल उठता है कि मैडम अल्काइन भी बता दें। अल्काइन डज नॉट गिव रिएक्शन विद द डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस KMnO4 सोल्यूशन के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता। तो सिंपली आपने लिखना है नो रिएक्शन। और रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, दे हैव ओनली जो है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये सॉरी, ये अल्केन के लिए अल्केन के अंदर है। अल्केन भी, अच्छा सवाल ये उठता है कि अल्केन क्या देता है? अल्केन ना तो KMnO4 के साथ रिएक्शन देता है, अल्केन ना तो ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन देता है, ये बात याद रख लें, ठीक है। और KMnO4 के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता, बहुत अंडर सर्कमस्टांसिस कंडीशंस के अंदर, मुख्तलिफ कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर KMnO4 अल्काइन के साथ रिएक्शन देता है। सबको समझ में आ गया? ओह सॉरी, ये वाला मैं समझी थी अल्काइन है, ये तो अल्केन है। अल्केन KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, मैंने लिखा भी है, दे हैव ओनली सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच इज़ हार्ड टू ब्रेक, दे आर लेजी, दे डू नॉट गिव एनी रिएक्शन विद KMnO4 बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। समझ में आ गई बच्चों? तो अब आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे ये अल्कीन का रिएक्शन भी है केमिकल प्रॉपर्टीज़, और अल्काइन का भी अगले सफ़े पे है जो मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अल्काइंस के अंदर भी नो रिएक्शन लिखेंगे। अब सवाल उठता है मैडम नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर हमें कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। अब यहाँ आ जाएँ, ये आ गया हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये हमारे पास ये पेज नंबर 114 आ गया। एक इन्होंने जो है हमें जो इन्होंने 1 लिखा है, ये प्रॉपर्टी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। कितनी प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली? एक तो रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद KMnO4, और ये तीसरी प्रॉपर्टी है जिसको इसने 1 लिखा हुआ, ठीक है। ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हमारी हो गई। क्या होगा? इथीन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराया जाए, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है टू ऐड हाइड्रोजन गैस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। H2 का मतलब क्या होता है? H2 को हम ऐसे लिखते हैं ना, डायटोमिक है, तो इसी तरह लिखते हैं, ये रहा H2, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, लेकिन इसमें कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। हाइड्रोजनेशन जब करेंगे, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। अब ये जब बॉन्ड, ये देखें एडिशन रिएक्शन होता है, सबको पता है। अब ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री, ये हाइड्रोजन को जब हीट किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कार्बन इसके साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो यानी कि इथीन की जब हाइड्रोजनेशन की जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। समझ में आ गई सबको? या प्लेटिनम पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये वाला कॉन्सेप्ट असेसमेंट है, कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये H2 है, H2 आप इस तरह ओपन करके लिख सकते हैं, ठीक है। निकल एज अ कैटलिस्ट जाएगा, या फिर प्लेटिनम PT डाल दें अगर प्लेटिनम के साथ टेम्परेचर नहीं लगता। यहाँ पे निकल के साथ 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाना होगा, हाई प्रेशर। तो इतने में ये बॉन्ड हाइड्रोजन का भी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा। तो बहुत आसान था। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पे आ जाते हैं। हाइड्रेशन का मतलब ये कि पानी ऐड कर दें। जब पानी ऐड करेंगे तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या आएगा? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। स्टीम डाला है, यानी कि स्टीम यानी गैस की फॉर्म में बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ OH आ जाएगा, जो कि इथेनॉल बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमने इथेनॉल में पढ़ाया भी था चैप्टर 10 में। अगर आप इसको एनालाइज करें और दोनों को कंपेयर करें, तो अगर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करेंगे तब हमें क्या बनेगा? इथेनॉल। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी हैं। रिकॉल करें, पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ब्रोमीन किया, फिर रिएक्शन विद KMnO4 किया, फिर अभी हमने किया था हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड किया, अब हमने पानी ऐड किया अल्कीन के अंदर। तो सिर्फ आपने कोई लाइनें याद नहीं करनी, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू प्रैक्टिस द रिएक्शन, और हेडिंग्स याद कर लो तो याद रहेगा कि क्या क्या हुआ था। तो वो पूछ सकता है कि इथीन से इथेनॉल कैसे बना, तो आपने स्टीम डाला और फॉस्फोरिक एसिड, आपको बच्चों कैटलिस्ट याद होना चाहिए। इसी तरह जब पानी डाला, फॉस्फोरिक एसिड डाला, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ और दूसरे कार्बन के साथ OH अटैच हुआ, तो नाम दे लेंगे, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बन गया। चलें जी, अल्काइंस हम सब ने पढ़ लिया कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ इथाइन, यस, ये यूजेस हैं इथीन और इथाइन के। ये यूजेस आप पढ़ लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि इथाइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसिटिलीन, इथीन इज़ कॉल्ड इथिलीन,
और ये जो आप वेल्डिंग वगैरह करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम निकलता है उसमें से, वेल्डिंग जब हम कर रहे होते हैं जो फ्लेम होता है, तो वो ऑक्सी एसिटिलीन ब्लू फ्लेम होता है। इसको याद रख लिएगा, ये MCQs में आ सकता है। और वो कितना टेम्परेचर देता है, 3200 का टेम्परेचर देता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ बेसिकली द यूजेस ऑफ इथाइन। तो 3-4 पॉइंट्स याद कर लिएगा। राइपनिंग ऑफ फूड के लिए भी हम यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। ये जो है यूजेस आपने पढ़ लेनी है। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसके अंदर पानी डाला तो क्या बन गया हमारे पास, इथाइन बन गया। देखें एक और प्रिपरेशन इसने दे दी, ये क्या दी है, कैल्शियम कार्बाइड है, CaCO2। अब यहाँ पे इसने ये देखें, यहाँ लिखा है कि हमने बताया ना कि इथाइन यूज़ होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फूड के, यानी आर्टिफिशियल जो बॉक्सेस में रख देते हैं ये इथाइन को, ताकि जो कच्चे या जो अभी पके नहीं होते हैं फ्रूट्स वो पक जाते हैं, उस क्रेट्स के अंदर ये डाल देते हैं। और उस पैकेट के अंदर ना कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaCO2, ठीक है। जब वो मॉइस्चर से कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर यानी कि पानी, मॉइस्चर का मतलब ये ज़ाहिर है अगर आम का क्रेट लेकर आएँ या किसी भी फ्रूट का, उसमें कैल्शियम कार्बाइड के पैकेट रख दिए तो ज़ाहिर है मॉइस्चर तो हर जगह मौजूद है, तो पानी के साथ रिएक्शन करके इथाइन गैस प्रोड्यूस होती है जो फ्रूट्स को पकने में मदद देती है। और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता है कि जब मेटल हो जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और साथ में पानी, तो बेस बनता है, ये रहा बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही है बच्चों। अब आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबको पता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क है, सबको पता है। अब लेकिन फ़र्क ज़रा अब आप गौर से देखिएगा, ये मैं आगे क्यों करती जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताना था यहाँ, और मेरे फिर जहन से निकल गया। यहाँ जब हम कर रहे थे ना ये एक चीज़, सॉरी यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये सवाल यहाँ पे मैंने आपको कलर का नहीं बताया, कलर बताते बताते मैं रह गई। KMnO4 का पर्पल कलर है, इथिलीन ग्लाइकॉल बना। ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो पूछ सकता है, अभी जो कलर, अभी हम कलर की भी बात करने वाले हैं, तो पर्पल कलर किस में चेंज हो गया, ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर मैग्नीज डाइऑक्साइड की वजह से। दिस इज़ अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। चलें अब आगे आ जाते हैं। अल्काइंस हमने आपने ये कर लेना है, रिएक्शन सारे कर लेना और रीड कर लेना है। अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में फ़र्क कह रहा है। अब ये पेज है क्या, ये मैं पेज आपको समझा चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये पेज हमारा पूरा कवर हो चुका है और फॉसिल फ्यूल्स पे हम आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे कवर हो गया मैम, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कवर हुआ। और जो मैंने शुरू में पेज छोड़ा था कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पे अभी हम बात करते हैं, है ना। अब बात तो अब करेंगे कि क्या करना है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पे अभी हम बात कर लेते हैं। ये मैं ज़रा रब कर दूँ, पहला पेज छोड़ा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस। अब सवाल ये उठता है कि मैम वो तो हमें आता है, अभी जो पेज अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं यहीं पढ़ा रही हूँ आपको ये पेज, ठीक है। अब आपको ये जो इस पेज में डिफरेंस क्या लिखा है मैं बता देती हूँ। लिखने में थोड़ा सा आ जाते हैं, यहाँ देखें ये सैचुरेटेड है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कट शॉर्ट में लिख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि लिख लूँ मैं सैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पूरा लिख लेंगे, और डिफरेंस में लिखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सवाल उठता है कि वो जो पेज अभी मैंने आपको डिफ़ाइन करना है वो मैं यहाँ कर रही हूँ, आप पढ़ लिएगा और कंपेयर कर लिएगा, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिएगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस आया, आप जो पेज पढ़ाना था मैं आपको दिखा भी दूंगी। पहले मैं लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैं बोल रही हूँ लिखने में थोड़ा सा तकलीफ का सामना रहता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन वैलेंसी इज फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। कार्बन की वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन हैज़ अ डबल बॉन्ड, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स, इट हैज़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यही होता है ना। दूसरा पॉइंट आपने लिखना है, इट इंक्लूड्स अल्केन्स, इट इंक्लूड्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इट्स जनरल फार्मूला इज, आपको जनरल फार्मूला याद है, इट्स जनरल फार्मूला इज, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला Cn, जिससे हम निकाल सकते हैं बाकी मेंबर्स का भी कि कितने हाइड्रोजन होते हैं, CnH2n, ठीक है। और अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। 3 पॉइंट हो गए। अब जो आपकी किताब में जो पॉइंट्स दिए हैं वो ज़रा मैं गिनवा रही हूँ फ़िलहाल। आप सैचुरेटेड में बच्चों की तरह आप एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि अल्केन में मीथेन आता है, अल्कीन में इथीन आ जाता है और इथाइन आ जाता है, व्हाटएवर। लेकिन अभी जो आपकी बुक में डिस्कस कर रहा है वो कह रहा है कि रिएक्शन विद KMnO4,
रिएक्शन विद ब्रोमीन, जब रिएक्शन हमने किया था, ठीक है, आपने हेडिंग डाल देना टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। पहले तो आप बीच में ना हेडिंग डाल देना टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन में क्या हुआ था दोबारा बता दूं, आप चाहें तो ये फ़र्क भी लिख सकते हैं, बुक में यही आ रहा है। रिएक्शन विद ब्रोमीन में क्या किया था आपको याद है, सेचुरेटेड ने सैचुरेशन, जब सैचुरेटेड यानी कि अल्केन गिव्स नो रिएक्शन, अल्केन रिएक्शन नहीं देता ब्रोमीन के साथ, नो रिएक्शन। जबकि आप यहाँ लिखेंगे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ये टेस्ट फॉर सेचुरेशन है। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन में यहाँ आपने लिखा रिएक्शन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या देता था, जब अगर अल्कीन हो तो इथिलीन ग्लाइकॉल देता था, याद आ रहा है, सॉरी, रिएक्शन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ क्या आता था 1,2 डाइब्रोमो इथेन आता था, ठीक है। और इस जब हम अल्काइन के साथ करते थे तो क्या आता था 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये भी हमने पढ़ लिया। रिएक्शन विद ब्रोमीन दोनों तरफ से डिस्कस हो गया। नंबर 5 पे आ जाएगा रिएक्शन विद KMnO4, ठीक है, रिएक्शन शॉर्ट लिख देती हूँ, रिएक्शन विद KMnO4 बायर्स टेस्ट, KMnO4 alkane does not give no alkane does not give any reaction with KMnO4 because it has a single bond, it is very it is stable, saturated जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो है अनसैचुरेटेड जो है लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन विद KMnO4 के साथ अल्केन्स जो है रिएक्शन नहीं देते, जबकि KMnO4 के साथ अल्कीन क्या देता था रिएक्शन, इथिलीन ग्लाइकॉल, सबको याद आ रहा है। और अल्काइंस के अंदर भी आप लिख देंगे KMnO4 डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वा सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देता, बल्कि अंडर सर्कमस्टांसेस ऑक्सैलिक एसिड देता है। तो ये चीज़ें बच्चों आपको बतानी थी, अगर ये डिफरेंस आए तो आपने इस तरह करना है। और फिर कलर की भी डिस्कशन कर लेना, मैंने आपको कलर भी बता दिया था, ऐसे ये कलर भी मैंने आपको बताया था। तो कलर भी आपको, अब ये जब आप ये बुक पढ़ेंगे, ये पेजेस पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ कौन से वाले पेजेस, जब आप पेजेस पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी बातें उसके अंदर आपको याद आएंगी। और फिर भी अगर आप कोई कसर रह जाए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं वापस आ जाऊँ, मैं क्या बता रही थी आपको, ये वाले पेजेस जो अभी मैंने आपको डिफरेंस के साथ बताए ना, ये एक्टिविटी तो सिर्फ रीड कर लिएगा। ये देखें अल्काइंस हो चुका है, ये यहाँ पर कलर की डिस्कशन है, ठीक है। ये देखें ये सारे प्रोसीजर आ गए, यहाँ पे लिखा है अल्काइंस डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड 1% अल्कलाइन एक्वा सोल्यूशन ऑफ KMnO4। मैंने रीज़न लिख दिया था, बिकॉज रिएक्शन इज़ स्लोअर देन अल्कीन्स, बहुत ही स्लो होता है। आगे चलें तो जी फॉसिल फ्यूल्स पढ़ लेंगे, सबको पता है फॉसिल फ्यूल क्या है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है कि एक दफ़ा जब ख़त्म हो जाए तो बनने के लिए इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और जब भी फॉसिल फ्यूल्स की बात हो तो मैं कट शॉर्ट में बात करती हूँ। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, कोल इसके अंदर आ जाता है, कोयला जिसे कहते हैं, आपको पता है कोयला कैसे बनता है, ये रीडिंग कर लेंगे। नेचुरल गैस मीथेन है जो चूल्हे में आती है, सही है, उसकी कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर रिलीज़ होती है, ये सिर्फ रीडिंग कर लेंगे। पेट्रो का मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ऐसा ऑयल होता है जो ज़मीन से निकलता है, रॉक से निकलता है, और जब पेट्रोलियम जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ कम तादाद में, लिटिल अमाउंट में मीथेन, इथेन, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस भी मिलती है, और डार्क ब्राउन विस्कस लिक्विड होता है। अब इम्पॉर्टेंट जो है ना, अब आ जाते हैं, ये थोड़ा सा रीडिंग करना है, ये नहीं कि आप इसके साथ जो है ना आपने हेडिंग पढ़ी, ये देखें इधर फॉसिल फ्यूल्स में कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम की हेडिंग पढ़ी, अंदर खुद आप लिख लेंगे, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आता ये है ये आ जाता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी, सेपरेटिंग क्रूड ऑयल, सही हो गया। अब सेपरेटिंग क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल आप समझते हैं, क्रूड ऑयल का मतलब होता है खाम तेल, सबको समझ में आ रही है। सेपरेटिंग क्रूड ऑयल, खाम तेल की सेपरेशन करना है। ज़ाहिर है कोई भी मादनियात हो या तेल हो वो हमारे लिए यूज़लेस है अनटिल एंड अनलेस उसको यूज़फुल ना बनाया जाए, सही है। तो इसकी हमें रिफ़ाइनिंग करनी होगी, रिफ़ाइनिंग हमें इसकी करनी होगी। रिफ़ाइनिंग का मतलब है इसको प्योर करना होगा, इसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकालना होगा और उसको अपने यूज़फुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो सेपरेशन होती है, बेसिकली जो टेक्निक यूज़ होती है वो कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। सेपरेटिंग क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल की जो रिफ़ाइनिंग कहलाती है वो बेसिकली कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल का मतलब सबको समझ में आ रहा है, फ्रैक्शंस का मतलब होता है पार्ट्स, और डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जो मिक्सेबल लिक्विड्स अगर हों उनको सेपरेट करना, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ, जो मिक्सेबल लिक्विड्स थे
मिक्सिबल का मतलब है जो लिक्विड्स आपस में डिज़ोल्व हुए थे उनको सेपरेट किया जाएगा। और डिस्टिलेशन का प्रोसेस सबको पता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बार इसको पूरा मैं बता दूं कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, लेकिन आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये नीचे लिखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करना ताकि उसको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में बनाया जा सके, यूज़फुल प्रोडक्ट हासिल किए जा सकें। तो प्रोसेस क्या है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया कि ऐसा प्रोसेस होता है कि अकॉर्डिंग टू द डिस्टिलेशन है क्या, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। समझ आ गई सबको। जो मिक्सिबल लिक्विड्स थे एक दूसरे के अंदर, वो जो है एक दूसरे से सेपरेट होंगे, यानी कि जो लिक्विड एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हुए थे वो सेपरेट होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट होंगे। अब सवाल उठता है मैडम कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैंने प्रिंसिपल बेसिकली आपको, अच्छा वो सवाल पूछ सकता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स, डिस्टिलेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट आप उसमें से लिक्विड को सेपरेट करेंगे। अब फिनोमेना क्या है, पहले तो भाई क्रूड ऑयल को हीट कर लो। मैं अगर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊं, पहले हीट कर लो। जब हीट करेंगे तो जाहिर है ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर हो जाएगा। देख लें, मैंने आपको कट शॉर्ट में थोड़ा सा फ्लो चार्ट आपको बना के दिखा रही हूँ। हीट करेंगे तो जाहिर है वेपर्स में आएगा। वेपर्स को ठंडा कर लेंगे, यानी कि कंडेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, कंडेंस कर लेंगे। बस यही फिनोमेना चल रहा है। ये आपको याद हो गया, कुछ भी नहीं है, फिगर देख के ही पता चल गया। ऑयल था, क्रूड ऑयल था, इसको टेम्परेचर याद कर लोगे भाई कि कितने टेम्परेचर पे हीट हो रहा है। 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो वो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर्स बने ये दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग टावर। कौन सा टावर है, फ्रैक्शनेटिंग टावर। फ्रैक्शनेटिंग का मतलब है हर फ्रैक्शन जो है मुख्तलिफ ट्रेस मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में जाएगा, और टावर है, ज़ाहिर टावर मतलब टावर। तो बस हीट करा ऑयल को, और मुख्तलिफ ये ट्रेस लगी हुई हैं, और उसके बाद से फिर यहाँ पे कलेक्शन टैंक लगे होते होंगे जहाँ से ये सारा कलेक्ट हो जाता होगा। अब फिनोमेना दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हीट करने पे वेपर करने पे ठंडा करने पे कंडेंस हो गए लिक्विड। अब सवाल ये उठता है कि कैसे काम कर रहा है। मैंने पहले बता दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट आप लिक्विड को सेपरेट करते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, दोबारा सुन लें, जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो, वो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जाएंगे। जिनका बॉइलिंग पॉइंट होगा हाई, वो नीचे ही कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेपर्स नीचे आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाई वाले नीचे। ठीक हो गया। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो ऊपर जाएंगे और जाके कंडेंस होंगे, ठंडे होंगे, और फिर इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो नीचे ही बॉटम में रहेंगे और वहीं पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट और सबसे रिफाइंड फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस की है, एलपीजी की, फिर गैसोलीन, फिर नेफ्था, फिर केरोसिन, फिर डीजल, फिर लुब्रिकेट ऑयल, फिर फ्यूल ऑयल, फिर जो है बिट्यूमेन और ये पिच वगैरह आ जाता है, जो इसे डामर वगैरह भी कहते हैं। और ये यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फिनोमेना सारा बता दिया है। सबसे पहले आपने देख लेना है कि प्रिंसिपल आपने अपनी हेडिंगें लगा लेनी है। सबसे पहले आपने बताना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या, किस पे काम कर रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट according to the different range of boiling point. Liquids are separated from each other. Liquids having a low boiling points are collected on the top of the tower, or liquids that have high boiling point will collected at the bottom of the tower. और फिनोमेना वही, सबसे पहले हीट, फिर वेपर्स में कंडेंस, वेपर्स में आएंगे, वेपर्स फिर कंडेंस होंगे, ठंडे किए जाएंगे और ट्रे में कलेक्ट हो जाएगा। कट शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यूजेस MCQs में आ सकते हैं। सब जानते हैं LPG सिलेंडर गैस वगैरह में यूज़ होता है। पेट्रोल ज़ाहिर है कार के अंदर यूज़ होता है। नेफ्था जो है केमिकल फीड है मुख्तलिफ ड्रग्स प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए। केरोसिन, ठीक है, केरोसिन जेट इंजन में यूज़ होता है, जेट प्लेन्स में यूज़ होता है। डीजल हमारा यूज़ होता है बसेस वगैरह में, इंजन में, ट्रक और ट्रेन में। लुब्रिकेटिंग ऑयल सब जानते हैं कि ये लुब्रिकेशन के लिए वैक्स और पॉलिशेस वगैरह में यूज़ होता है। फ्यूल ऑयल हमारा जो फैक्ट्रीज़ में, स्टेशंस में बर्न करने के लिए यूज़ होता है। बिट्यूमेन वही चीज़ है जो जिसे पिच कह रही थी, डामर जो कि रोड की कारपेटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि दे आर वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। पेट्रोलियम की जितनी भी मसनूआत हैं दे आर वॉलेटाइल इन नेचर, फ़ौरन उड़ जाने वाली हैं, हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये बच्चों आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। कोशिश कीजिए कि चैप्टर को बहुत फास्ट तरीके से और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से समझा दिया जाए, और कमेंट में आपको बताइएगा कि आपको समझ में आया और कुछ कसर तो नहीं रह गई। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।